हेलो नमस्कार। साइंस सुपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम्स जिसमें भी साइंस के आपके क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें चाहे आपकी दिल्ली पुलिस हो, DSSB हो या फिर SSC के एग्ज़ाम्स हो, ऑल इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पटवार हो, वीडियो हो, चतुर्थ श्रेणी हो, सभी के लिए ये एग्ज़ाम जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? आपको बताना है कि मानव नेत्र है इसकी तुलना किससे की जाती है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे, कैमरे से की जाती है या लेंस से की जाती है या कांच से की जाती है या फिल्म से की जाती है। तो चलिए बताइए कि जो मानव नेत्र है इसकी तुलना किससे की जाती है। तो देखिए मानव नेत्र की तुलना है वो कैमरे से की जाती है, क्योंकि मानव नेत्र से हम रंग बिरंगा संसार देखते हैं, तो कैमरे से भी हम देख सकते हैं। इसलिए मानव नेत्र और कैमरे की तुलना मानव नेत्र की तुलना है वो कैमरे से की गई है। अगला क्वेश्चन है, आँख को गोल बनाए रखने वाला द्रव्य का नाम बताना आपको। ये जो आँख है, ये आँख, इसको एक गोल जो बनाए रखता है, ये जो द्रव्य है इस द्रव्य का नाम बताना आपको। तो देखिए ये आँख की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो बाहरी तरफ है ये होती है कोर्निया। ये होती है कोर्निया, यानी जब प्रकाश की मतलब किरणें आती हैं, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो उससे जो किरणें आती हैं वो आके इस कोर्निया पे टकराती हैं, और इससे टकराने के बाद पीछे दृष्टिपटल पे जाके इसका चित्र बनता है। दृष्टिपटल पे इसका चित्र बनता है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है कि ये चीज़ क्या है। जैसे किसी पेड़ को देख रहे हैं हम, उस पेड़ से आने वाली जो किरणें हैं वो कोर्निया पे टकराएंगी, फिर कोर्निया से वो किरणें टकरा के आगे वो जाके दृष्टिपटल पर केंद्रित होंगी, और वहाँ पे केंद्रित होंगी तो हमें इस पेड़ का चित्र दिखाई देगा। ठीक है। तो जो अब आपको बताना है कि आँख को गोल बनाए रखने के लिए जो एक गोल घेरा होता है ना, इसमें जो द्रव्य है वो किसका बना हुआ होता है वो बताना है। कौन सा है वो द्रव्य? तो क्या वो जलोत द्रव्य है, काचाप द्रव्य है, श्लेष्मारस है या लाइसोजाइम युक्त अश्रु है? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा आपका काचाप द्रव्य। यानी जो ये आँख है इसको जो गोल बनाए रखता है, इसके अंदर हमारी आँख के बीच में अगर वो गोल गोल होता है ना, उसके बारे में बोल रहा है कि उसको गोल बनाए रखता है, तो वो होता है काचाप द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, रेटिना से प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका है। यानी जो रेटिना है उससे जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका कौन सी है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तंत्रिकाओं का जाल है। क्यों तंत्रिकाओं का जाल है? क्योंकि जब भी कोई भी हमें हमारे शरीर पे कोई भी हानि होती है या कुछ भी होता है, तो वो जो संकेत है वो सूचना मस्तिष्क को तंत्रिका ही देती है। तो हमारा शरीर है वो तंत्रिकाओं का जाल है, तो वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तब हमें समझ आता है कि हाँ हमारे लगी है। जैसे हाथ पे हमारे लग जाती है, तो लगते ही जो तंत्रिका तंत्र है वो सूचना सीधे मस्तिष्क को देता है, तो मस्तिष्क को पता चलता है कि हाँ इसके लग रही है और यहाँ दर्द हो रहा है। ऐसे ही जो रेटिना है इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका है, उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं द्रव तंत्रिका, जैगोमेटिक तंत्रिका, फ्रेनिका तंत्रिका या उपरोक्त सभी। आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा ये जो द्रव तंत्रिकाएँ होती हैं ये रेटिना से जो प्रतिबिंब है उसको मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? यानी जो नेत्रदान करते हैं उस वक्त आपके आँख के कौन से भाग का जो दान किया जाता है, कौन से भाग को वो लोग डोनेट लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे रेटिना, पुतली या कोर्निया। ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा भाग है जिसको डोनेट किया जाता है। तो जो कोर्निया है इसको डोनेट किया जाता है। ठीक है। देखिए ऑप्शन 4 था इसका पक्षमापी, तो कोर्निया को डोनेट किया जाता है। अब ये है आपकी आँख की स्ट्रक्चर। देखिए इसमें ये जो स्वच्छ मंडल है ये इसको बोलते हैं कोर्निया, ये होता है कोर्निया। और ये जो नेत्रोद होता है इसमें होता है जलीय द्रव्य, इसमें जलीय द्रव्य होता है।
ठीक है। ये क्रिस्टलीय लेंस होता है जो द्विउत्तल लेंस होता है। ये होता है द्विउत्तल लेंस। ये होता है द्विउत्तल लेंस, ठीक है। और ये जो दृष्टिपटल होता है इसको बोलते हैं रेटिना। तो जो यहाँ कोर्निया से जो प्रकाश किरणें कोर्निया पर आती हैं वो जाके दृष्टिपटल पर टकराती हैं, फिर यहाँ वो चित्र है वो बनता है, ठीक है। ये होती हैं दृक तंत्रिकाएँ जो कि मैसेजेस को यहाँ से मैसेज ले जाती हैं, वो ले जाके मस्तिष्क तक देती हैं। और ये जो स्वच्छमंडल और दृष्टिपटल होता है इसके बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँखों में किसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है? आँखों में किसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है? तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। चलिए तो आप इसका आंसर दीजिए। क्या आइरिस से होता है, पुतली से होता है, नेत्रपटल से होता है या नेत्रोद से होता है? तो जो आँखों में प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो प्रवेश करती हैं, वो करती हैं कोर्निया से, स्वच्छमंडल से, और उसी को बोलते हैं नेत्रपटल। तो जो नेत्रपटल है उससे जो प्रकाश है वो आँखों के अंदर प्रवेश करता है, फिर वो टकराकर दृष्टिपटल पर टकराता है और वहाँ पे चित्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य स्तनधारियों में कौन करता है? जो ध्वनि तरंगे हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य है वो स्तनधारियों में कौन करता है? स्तनधारी, तो आपका ऑप्शंस है वेस्टिब्यूल, कोल्किलिया, कर्णपल्लव या यूस्टेकिन नलिका, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें ये जो कर्णपल्लव होते हैं ये ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं स्तनधारियों में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव आँख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने का कार्य करता है या समायोजित करने में जिम्मेदार होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं छात्र, आइरिस, कोर्निया या सिलियरी मांसपेशियाँ। तो आपको बताना है कि जो आँख का कौन सा भाग है वो नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने में जिम्मेदार होता है। तो ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं ये होती हैं आँख, जो मानव की आँख है उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज कहाँ स्थित होती है? आपको बताना है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेपिज होती है, तो वो कहाँ स्थित होती है? क्या यूस्टेकियन नलिका में होती है या फिर कुंडलिनी में होती है या बाह्य कर्ण में होती है या मध्य कर्ण में होती है? तो इसका आंसर देना है। जो मानव शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है कान में, आपके कान में होती है। तो वो बताना है वो कौन से में होती है, बाह्य कान में होती है या मध्य कान में होती है? जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है आपकी, सबसे बड़ी हड्डी होती है पैर में यानी जांघ में, इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा ये जो मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण के अंदर जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज वो होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है कि कोशिका की खोज का श्रेय किसी जाता है। तो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन को, रॉबर्ट हुक को, रुडोल्फ विर्चो को या ल्यूवॉन हुक को। तो आपको इसका आंसर देना है कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जो रॉबर्ट हुक है उसे जाता है कोशिका की खोज का श्रेय। अगला क्वेश्चन है, आरसीबी का जीवन काल कितना होता है? आपको बताना है कि जो आरसीबी हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 60 दिन, 5 से 7 दिन या 210 दिन होता है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, पेडालॉजी कहा जाता है या पेमालॉजी कहा जाता है? तो जो पेमालॉजी है ये होता है फलों का अध्ययन, ये होता है फलों का अध्ययन होता है, फलों का अध्ययन। और जो पेडालॉजी होता है ये होता है मृदा का अध्ययन।
मृदा का अध्ययन बोलते हैं पेडालॉजी को। जो फाइकोलॉजी होता है ये होता है शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। तो आपका आंसर होगा जो माइकोलॉजी है इसको बोलते हैं कवक का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि से रक्त कैंसर होता है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी जो ये कणिकाएं हैं जिनकी अत्यधिक वृद्धि से ब्लड कैंसर हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एमआरएनए या प्लेटलेट्स। तो किसके अत्यधिक वृद्धि से ब्लड कैंसर हो जाता है तो आपका आंसर होगा ये जो डब्ल्यूबीसी हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके अत्यधिक जो वृद्धि से ब्लड में कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में शामिल है। आपको बताना है इनमें से कि तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है। क्या तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क शामिल है, रीढ़ की हड्डी शामिल है, सुपलिन शामिल है या प्रोक्ष भी शामिल है। तो आपको बता दें कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अब आपको बताना है इनमें से कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। क्या रीढ़ की हड्डी है, मस्तिष्क है या न्यूरॉन है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई या फिर कोशिका है, ठीक है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे शरीर में अनेकों तंत्रिका तंत्र होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और फिर वो मस्तिष्क तक आते हैं। ऐसे जो ऐसी स्ट्रक्चर है वो आगे यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसी की ऐसी ये बन जाएगी ऐसे, फिर इससे ऐसे निकलेंगी, फिर इससे आगे ऐसे करके पूरे शरीर में तंत्रिकाएँ जुड़ी हुई हैं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। और जो भी हमारे शरीर में कुछ भी एक्टिविटी घटित होती है वो मस्तिष्क तक इसकी सूचना देती हैं, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर ये होता है इसका कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका काय, कोशिका काय बोलते हैं। ये जो बीच में है ये इसका केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक है, ठीक है। और ये जो बीच में होते हैं, बीच में ये होते हैं इसके डेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा कोशिका ये वो तंत्रिका तंत्र है। तो इसकी जो इकाई है वो होती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके कारण होता है। अब आपको बताना है इनमें से कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल स्तर है वो उच्च किसके कारण होता है। उच्च होने के कारण क्या होता है, ये है इसमें उच्च होने के कारण क्या होता है। तो क्या उच्च रक्तचाप होता है या चिंता होती है, रक्त का थक्का जमता है या बुखार होती है। तो जो उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर है इसका कारण है रक्त का थक्का जमना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन और रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा मस्तिष्क द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप सभी को देना है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का और रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा मस्तिष्क द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या 45% किया जाता है या 95% किया जाता है या 20% किया जाता है या 50% किया जाता है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कल वाली क्लास में, उसमें था कि इनमें जन्मजात रोग कौन सा है। जन्मजात रोग पूछा था तो उसमें हीमोफीलिया होगा। उसके ऑप्शन थे कुछ निमोनिया और पीलिया, ये उसके ऑप्शन में थे, लेकिन जिसका आंसर होगा हीमोफीलिया होता है वो एक जन्मजात या अनुवांशिक रोग होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसका आंसर कमेंट में लिख देना, ठीक है। ओके, जय भारत, जय हिंद।